यह कहानी 17वीं सदी की है, जहां एक अमीर और प्रतिष्ठित लड़का अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन जी रहा था। लेकिन उसकी जिंदगी उस समय बदल जाती है जब एक खतरनाक जादूगरनी उसे श्राप देकर एक डरावने रूप में बदल देती है और फिर उसे जिंदा ही कब्र में दफना देती है। 200 साल बाद अचानक एक दिन वह अपनी कब्र से आजाद हो जाता है और इस बदली हुई दुनिया में वापस लौट आता है। लेकिन सवाल यह है कि वह लड़का 200 साल तक कब्र में जिंदा कैसे रहा और जादूगरनी ने उसे यह श्राप क्यों दिया था। आज की इस कहानी में हम यह सब जानेंगे। तो कहानी शुरू होती है साल 1760 के समय से, जहां हम कॉलिन परिवार को देखते हैं। इस परिवार में केवल 3 लोग रहते हैं। इस परिवार में अपने माता पिता के साथ सिर्फ एक छोटा लड़का होता है जिसका नाम है बर्नबास। बर्नबास का परिवार बहुत ही अमीर था क्योंकि उसके पिता का समुद्र में मछली पकड़ने का बड़ा कारोबार था। उन्होंने अमेरिका से कुछ दूरी पर समुद्र के पास एक टाउन बसाया जिसका नाम रखा गया कोलिंसपोर्ट। आगे हम देखते हैं कि बर्नबास के पिता उसे समझाते हैं कि दौलत से बड़ा परिवार होता है, इसलिए हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखना। कोलिंसपोर्ट में बर्नबास के पिता ने अपने परिवार के लिए एक शानदार हवेली बनवाई जिसका नाम रखा गया कॉलिनवुड। कुछ ही सालों में उनका मछली पकड़ने का कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। इस दौरान बर्नबास भी बड़ा होकर जवान हो चुका था। इसी जवानी के दिनों में उसका अफेयर घर में काम करने वाली एंजेलिक नाम की एक नौकरानी से हो गया। फिर एक दिन एंजेलिक बर्नबास से कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अब शादी करके पूरा जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। लेकिन बर्नबास शादी करने से मना कर देता है। इस बात से गुस्सा होकर एंजेलिक बर्नबास को अकेला कर देने के लिए काला जादू करती है और उसके माता पिता के ऊपर हवेली की एक मूर्ति गिराकर उनकी जान ले लेती है। बर्नबास को एहसास होता है कि यह कोई हादसा नहीं था बल्कि काला जादू था, इसलिए वह खुद काले जादू की किताबें पढ़ने लगता है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं और इसी दौरान बर्नबास को अपना सच्चा प्यार मिल जाता है जिसका नाम होता है जोसेट। लेकिन बर्नबास और जोसेट का प्यार देखकर एंजेलिक यह बात सहन नहीं कर पाती। वह फिर से काले जादू का सहारा लेती है और जोसेट को अपने वश में कर लेती है। इसके बाद हम जोसेट को देखते हैं जो एंजेलिक के वश में आकर एक ऊंची चट्टान पर चली जाती है। बर्नबास के वहां पहुंचने से पहले ही वह चट्टान से कूदकर अपनी जान दे देती है। अपने प्यार को इस तरह अपने सामने मरता हुआ देखकर बर्नबास भी उसी चट्टान से नीचे कूद जाता है। लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बर्नबास नहीं मरता क्योंकि एंजेलिक ने उसे श्राप देकर एक वैम्पायर यानी पिशाच बना दिया था ताकि वह हमेशा अपने दुख के साथ जिंदा रहे। अब एंजेलिक को यकीन हो गया था कि बर्नबास को हराने का कोई और तरीका नहीं है, इसलिए वह गांव वालों को भड़काकर बर्नबास को पकड़वाती है। गांव वाले उसे एक ताबूत में बंद कर देते हैं और जमीन में दफना देते हैं और इसी तरह 200 साल बीत जाते हैं। इसके बाद हम 1972 का समय देखते हैं जहां विक्टोरिया नाम की एक लड़की ट्रेन से कोलिंसपोर्ट आ रही होती है। फिर वह एक गाड़ी से लिफ्ट लेकर कॉलिनवुड हवेली पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद बिल्ली नाम का एक नौकर उसके लिए दरवाजा खोलता है। अब यहाँ विक्टोरिया को घर की दीवार पर बर्नबास की एक तस्वीर दिखाई देती है। इसे देखकर वह बिल्ली से पूछती है, ये कौन है? तभी वहाँ एलिजाबेथ आती है और विक्टोरिया को बताती है कि यह बर्नबास की तस्वीर है जो कॉलिन परिवार का एक महान और नेक सदस्य था। यहाँ हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ भी कॉलिन परिवार से है। उन्होंने अखबार में यह इश्तिहार दिया था कि उन्हें एक ट्यूटर की जरूरत है जो डेविड का ख्याल रख सके। एलिजाबेथ विक्टोरिया को बताती है कि इस बड़ी हवेली में अब बस कुछ ही लोग रहते हैं। एलिजाबेथ कहती हैं, यहाँ मैं, मेरी बेटी कैरोलिन, मेरा भाई रॉजर और उसका बेटा डेविड रहते हैं। इस पर विक्टोरिया एलिजाबेथ से डेविड की माँ के बारे में पूछती है। एलिजाबेथ बताती हैं, समुद्र में डूबने से डेविड की माँ की मौत हो गई थी, लेकिन डेविड इस बात को आज तक मान नहीं पाया। उसे लगता है कि वह अपनी माँ को देख सकता है और उनसे बात भी करता है। इसके बाद एलिजाबेथ विक्टोरिया को अपनी बेटी कैरोलिन से भी मिलवाती है। कैरोलिन असल में थोड़ी शरारती और जिद्दी स्वभाव की लड़की होती है। अब रात के समय डिनर पर एलिजाबेथ विक्टोरिया को डेविड के पिता रॉजर से भी मिलवाती है। उसी डिनर टेबल पर एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर जूलिया भी आती है। दरअसल डेविड अभी भी अपनी माँ को देख सकता है, जिसे लेकर एलिजाबेथ को लगा कि उसे एक मनोचिकित्सक की जरूरत है। इसी वजह से उन्होंने डॉक्टर जूलिया को बुलाया था जो पिछले 3 साल से वहीं रहकर डेविड का इलाज कर रही है। इसी बीच विक्टोरिया को थोड़ी दूर कोई सफेद चादर ओढ़े हुए नजर आता है। असल में डेविड यहाँ विक्टोरिया को डराने आया था, लेकिन वह नहीं डरी। अब आगे हम विक्टोरिया को देखते हैं जो अपने कमरे में कपड़े ठीक कर रही होती है। तभी वह देखती है कि कमरे के सामने कोई चादर ओढ़कर खड़ा है। उसे लगा कि डेविड फिर से उसे डराने आया है, इसलिए वह चादर हटाने जाती है। लेकिन चादर हटाते ही वहाँ जोसेट की आत्मा होती है। जोसेट की आत्मा विक्टोरिया को बताती है वह आ रहा है। यह कहकर आत्मा कुछ दूर चलती है और फिर गायब हो जाती है। अब दूसरी तरफ हम कुछ मजदूरों को देखते हैं जो जेसीबी से खुदाई कर रहे थे। खुदाई के दौरान उन्हें जमीन के नीचे कुछ सख्त चीज महसूस होती है। जब वे मिट्टी हटाते हैं तो उन्हें एक ताबूत मिलता है। असल में बर्नबास उसी ताबूत में कैद था। यह देखकर जब उनका सुपरवाइजर ताबूत पर लगी चेन को काटता है तभी बर्नबास अपनी कैद से आजाद हो जाता है। बाहर आते ही वह सभी मजदूरों पर हमला कर देता है और एक एक करके उनकी जान ले लेता है। इसके बाद वह अपने घर यानी कॉलिनवुड हवेली पहुंचता है। गार्डन में उसकी मुलाकात बिल्ली से होती है। वह बिल्ली को हिप्नोटाइज करके अपने वश में कर लेता है और उससे पूछता है क्या इस घर में अब भी कॉलिन परिवार के लोग रहते हैं, जिस पर बिल्ली हाँ में जवाब देता है। इसके बाद बर्नबास घर के अंदर जाता है और हवेली की शाही चीजों को देखने लगता है। वह इन चीजों के बारे में बिल्ली को बताने लगता है। इसी दौरान उसे कैरोलिन और डेविड भी मिलते हैं। बर्नबास को देखकर कैरोलिन सोचती है कि शायद वह कोई पागल है जो शराब पीकर आया है, लेकिन डेविड उसे दीवार पर लगी बर्नबास की तस्वीर दिखाता है। इस पर बर्नबास कहता है, यह मेरी ही तस्वीर है। जब मैं यहाँ खड़ा था तब एक महान कलाकार ने इसे बनाया था। इतने में एलिजाबेथ वहाँ आती है और बच्चों को बर्नबास से दूर रहने को कहती है। डेविड कहता है यह खुद को हमारा रिश्तेदार बता रहा है, लेकिन एलिजाबेथ उसे एक धोखेबाज समझती है। वह बर्नबास को एक दूसरे कमरे में ले जाकर कहती है अगर यह कोई मजाक है तो इसे यहीं खत्म करो। बर्नबास खुद को साबित करने के लिए एक गुप्त दरवाजा खोलता है और एलिजाबेथ को वहाँ से होते हुए एक खुफिया तहखाने में ले जाता है। इस तहखाने के बारे में एलिजाबेथ को अब तक कुछ भी नहीं पता था, जहाँ बहुत सारे हीरे और जवाहरात रखे हुए थे। यह सब देखकर एलिजाबेथ एकदम से हैरान हो जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि बर्नबास कोई और नहीं बल्कि कॉलिन परिवार का बेटा है। अब बर्नबास एलिजाबेथ से कहता है कि वह वैम्पायर है और उसे यह भी बताता है कि मैं इस परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बाद हम पूरे परिवार को डिनर टेबल पर देखते हैं जहां एलिजाबेथ सबको बताती है कि ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। इसी दौरान डॉक्टर जूलिया वहां आ जाती हैं तो एलिजाबेथ
बर्नबास से उसकी पहचान करवाती है। इसके बाद बर्नबास अपने मछली पकड़ने के कारोबार के बारे में पूछता है तो एलिजाबेथ बताती है, हमारा कारोबार तो लगभग बर्बाद हो चुका है क्योंकि एंजेलिक नाम की एक औरत ने मछुआरों से डील करके हमारे बिजनेस पर कब्जा कर लिया है। इस पर बर्नबास कहता है, अब मैं आ गया हूँ तो फिर से बिजनेस को टॉप पर ले आऊंगा। इसी बीच विक्टोरिया वहाँ आ जाती है और उसे देखते ही बर्नबास उसे जोसेट कहकर बुलाता है क्योंकि अचानक उसे ऐसा महसूस होता है कि जोसेट फिर से आ गई है। दरअसल विक्टोरिया की शक्ल बिल्कुल जोसेट से मिलती थी। फिर दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और विक्टोरिया अपना परिचय देती है। इसके बाद हम एंजी को देखते हैं जो असल में वही एंजेलिक है जिसने बर्नबास की जिंदगी तबाह कर दी थी। फिर काला जादू करके वह खुद एक चुड़ैल बन गई और अपना नाम बदलकर 200 सालों से जिंदा रही। इसके बाद वह ऑफिस पहुंचती है जहां उसे पता चलता है कि पिछली रात खुदाई के दौरान उनके मजदूरों को करीब 200 साल पुराना एक ताबूत मिला था। फिर किसी ने उन सभी मजदूरों को बहुत बेरहमी से मार डाला। यह सुनते ही एंजेलिक शॉक्ड हो जाती है और उस जगह पहुंचने के बाद उसे पूरा यकीन हो जाता है कि बर्नबास वही है। वह सीधा कॉलिनवुड पहुंचती है जहां वह एलिजाबेथ से बात करने लगती है। इतने में बर्नबास आकर जब उससे हाथ मिलाता है तो उसे एहसास हो जाता है कि यही एंजेलिक है। इसके बाद बर्नबास उसे एक दूसरे कमरे में ले जाकर फिशिंग बिजनेस के बारे में बात करता है। वह कहती है, अब यह बिजनेस मेरा है और तुम जान गए होगे कि मैं कौन हूँ। इस पर बर्नबास कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, तुम वही चुड़ैल हो जिसने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया था। मैं तुम्हें काला जादू के जुर्म में अंदर करवा दूंगा। वह हंसते हुए कहती है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तुम पर कोई भी यकीन नहीं करेगा क्योंकि मैं 200 सालों से अलग अलग रूपों में इस समाज में इज्जत से जी रही हूँ और कॉलिन स्पोर्ट अब मेरा है। उसके जाने के बाद बर्नबास एंजेलिक के बारे में सब कुछ एलिजाबेथ को बता देता है। वह कहता है, ये वही चुड़ैल है जिसने मेरे माता पिता और मेरा प्यार सब कुछ छीन लिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। इस पर एलिजाबेथ उसे मोटिवेट करती है, तुम फिर से अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो और अपने परिवार को एक ऊंचे मुकाम पर ले जा सकते हो। इसके बाद बर्नबास सबसे पहले अपनी हवेली की मरम्मत करवाता है और दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनवाकर अपनी हवेली को फिर से शानदार बना देता है। फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वह बिल्ली को साथ लेकर कुछ बड़े बड़े मछुआरों से मिलता है और उन्हें हिप्नोटाइज करके एंजेलिक का काम छोड़कर कोलिन परिवार के लिए काम करने के लिए तैयार करवा लेता है। इस तरह उसका मछली पकड़ने का कारोबार फिर से चलने लगता है। फिर एक दिन डॉक्टर जूलिया बर्नबास को देखती है कि वह कैरोलिन के कमरे में झांक रहा है और वहां रखे एक लैंप को देखकर समझने की कोशिश कर रहा है कि वह क्या चीज है। इससे जूलिया को उस पर शक हो जाता है। बर्नबास के बारे में और जानने के इरादे से वह उससे बात करती है। वह कहती है, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और दिमाग का इलाज करती हूँ। फिर हिप्नोटाइज करके वह उसके बारे में सब कुछ पता कर लेती है और यह भी जान जाती है कि वह एक वैम्पायर है। इसके बाद जूलिया एलिजाबेथ से बात करती है और कहती है, मैंने बर्नबास के बारे में सब कुछ पता कर लिया है कि वह एक वैम्पायर है। यह जानने के बाद भी तुमने उसे यहाँ रहने क्यों दिया? इस पर एलिजाबेथ कहती है, ये बात एक राज ही रहने दो। उसके रहने से घर में किसी को भी कोई खतरा नहीं होगा। दूसरी तरफ बर्नबास कैरोलिन से कह रहा होता है, मुझे सिखाओ कि आज के जमाने में प्यार कैसे होता है। इस पर कैरोलिन उसे सलाह देती है, तुम्हें पहले अपने लुक और अजीब बर्ताव को बदलकर एक नॉर्मल इंसान की तरह रहना होगा जिससे लोग तुमसे बात करने में सहज महसूस करें। इसके बाद प्यार कैसे होता है ये तुम धीरे धीरे खुद ही सीख जाओगे। अगले दिन हम डॉक्टर जूलिया को बर्नबास का खून निकालते हुए देखते हैं। जूलिया ने बर्नबास को यकीन दिला दिया था कि वह उसका सारा खून निकालकर उसके अंदर इंसानी खून डाल देगी जिससे वह वापस इंसान बन जाएगा। इसके बाद के सीन में हम समुद्र के किनारे बर्नबास और विक्टोरिया को एक साथ देखते हैं। उन्हें देखकर लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। आगे हम देखते हैं कि एंजेलिक अपने बिजनेस के सभी बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग कर रही थी। वहां सब उसे बताते हैं कि उनका बिजनेस धीरे धीरे गिरता जा रहा है क्योंकि बर्नबास का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एंजेलिक कहती है, मेरी बर्नबास के साथ मीटिंग अरेंज करो। शाम को वह बर्नबास से मिलती है और उसे एक चेक देते हुए कहती है, ये पैसे लेकर फिशिंग बिजनेस छोड़ दो। लेकिन बर्नबास ऐसा करने से मना कर देता है। तब एंजेलिक उसके पास जाकर उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहती है, हम दोनों साथ में मिलकर बिजनेस चलाते हैं। लेकिन बर्नबास फिर भी तैयार नहीं होता। वह कहता है, जो तुमने मेरे साथ किया वह मैं कभी नहीं भूल सकता। इधर विक्टोरिया को रात में एक सपना आता है जिसमें वह अपना बचपन देखती है। असल में बचपन से ही उसे जोसेट की आत्मा दिखाई देती थी और वह उससे बातें भी किया करती थी। लेकिन उसके माता पिता उसकी इस बात को समझ नहीं पाए और उसे पागल समझकर मानसिक अस्पताल भेज दिया। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वह अपने सामने जोसेट की आत्मा को खड़ा देखती है। इसे देखकर वह आत्मा के पीछे पीछे चलने लगती है। आत्मा हवेली में लगे झूमर के ऊपर जाकर ठीक उसी तरह कूद जाती है जैसे उसने आत्महत्या की थी। अगले दिन बर्नबास सबकी सहमति से घर में एक पार्टी रखता है जिसमें वह शहर के कई लोगों को आमंत्रित करता है। पार्टी के दौरान बर्नबास देखता है कि डेविड एक कमरे के बाहर खड़ा है और कहता है कि उसके पिता ने किसी को अंदर जाने से मना किया है। यह सुनकर बर्नबास समझ जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। जब वह कमरे की खिड़की से लटक कर अंदर झांकता है तो देखता है कि डेविड के पिता रॉजर वहाँ एक लड़की के साथ है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है। बर्नबास ये सब देखकर समझ जाता है कि रॉजर परिवार के प्रति वफादार नहीं है। दूसरी तरफ विक्टोरिया बाहर खड़ी होती है। बर्नबास वहाँ जाकर उसे अंदर आने के लिए कहता है। तभी विक्टोरिया उसे अपने बचपन के बारे में बताने लगती है। वह कहती है, मुझे बचपन से एक लड़की की आत्मा दिखाई देती थी लेकिन मेरे माता पिता इसे समझ नहीं पाए। इस वजह से मेरा बचपन बहुत तकलीफ भरा था। पर एक दिन उस आत्मा ने मुझे कॉलिनवुड आने का रास्ता दिखाया और जब मैं यहाँ आई और तुमसे मिली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हें सदियों से जानती हूँ। शायद यह मेरी किस्मत थी कि मैं तुमसे मिली। अब तुम मुझे अपने लगने लगे हो। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन यह सब एंजेलिक देख लेती है जो बिना निमंत्रण के ही पार्टी में आ गई थी। इसके बाद बर्नबास डॉक्टर जूलिया के पास जाता है जहाँ वह अपने शरीर में बर्नबास का खून चढ़ा रही थी। यह देखकर बर्नबास समझ जाता है कि डॉक्टर जूलिया उसे इंसान बनाने के बजाय उसका खून निकालकर खुद को अमर बनाना चाहती है। इस धोखे से गुस्सा होकर वह जूलिया को जान से मार देता है और फिर बिल्ली को साथ लेकर जूलिया की लाश को समुद्र में फेंक देता है। इसके बाद हम रॉजर को देखते हैं जो हवेली का खुफिया दरवाजा ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इतने में वहाँ बर्नबास पहुंच जाता है। दरअसल रॉजर की हरकतें बर्नबास पहले ही समझ चुका था कि उसने सिर्फ पैसों के लिए डेविड की मां से शादी की थी। इस बात से नाराज होकर बर्नबास रॉजर को दो विकल्प देता है। पहला यह कि वह कॉलिनवुड में रहकर डेविड के लिए एक अच्छे पिता की तरह उसकी देखभाल करे। दूसरा विकल्प यह कि खजाने से बहुत सारे पैसे लेकर अपनी खुदगर्ज जिंदगी बिताने के लिए हमेशा के लिए यहाँ से चला जाए। रॉजर पैसे को चुनता है और अपने बेटे डेविड को छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है। अब अपने पिता को
हमेशा के लिए जाते हुए देखकर डेविड बहुत दुखी हो जाता है और भागते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी सीढ़ियों में पैर लगने की वजह से एक भारी चीज उसके ऊपर गिरने लगती है। यह देखते ही बर्नबास एक पल में जाकर उसे बचा लेता है। यह देखकर सभी लोग हैरान और डर जाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। तभी बर्नबास पर धूप पड़ने की वजह से उसकी त्वचा में आग लग जाती है, लेकिन बिल्ली तुरंत उस पर पानी डालकर उसे बचा लेता है। इस घटना के बाद सभी को पता चल जाता है कि बर्नबास एक वैम्पायर है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग डरकर चले जाते हैं। विक्टोरिया भी अब समझ जाती है कि बर्नबास कोई साधारण इंसान नहीं है, इसलिए वह भी उससे दूर हो जाती है। इसके बाद बर्नबास एंजेलिक के पास जाकर उससे अपने श्राप से मुक्ति दिलाने की बात करता है, लेकिन एंजेलिक इसे साफ तौर पर मना कर देती है। वह बर्नबास को दो विकल्प देती है, या तो वह उसके साथ मिलकर बिजनेस करे और एक प्रेमी की तरह उसके साथ रहे, या फिर वह उसे दोबारा ताबूत में कैद कर देगी। बर्नबास यह सुनकर उसका प्रस्ताव ठुकरा देता है। इसके बाद एंजेलिक बातों बातों में उसे उकसाकर डॉक्टर जूलिया के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे शक था कि बर्नबास ने डॉक्टर जूलिया का मर्डर किया है। गुस्से में आकर बर्नबास स्वीकार कर लेता है कि उसने ही डॉक्टर जूलिया को मारा था। जैसे ही बर्नबास वहां से निकलता है, एंजेलिक अपने जादू के जरिए उसे फिर से ताबूत में कैद कर देती है और उसके पूरे शरीर को जंजीरों से बांध देती है। इसके बाद वह अपने आदमियों के साथ बर्नबास को ले जाते हुए उसकी फिशिंग फैक्ट्री को आग लगवा देती है। आखिर में एंजेलिक बर्नबास को ताबूत सहित एक घने जंगल के पुराने टूटे फूटे घर में ले जाकर रखवा देती है और वहां से चली जाती है। अब उनके जाते ही डेविड वहां आ जाता है, जिसे उसकी मां की आत्मा ने भेजा था। डेविड ताबूत खोलकर बर्नबास को आजाद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ फिशिंग फैक्ट्री में आग लगने की वजह से पुलिस और बहुत सारे लोग वहां जमा हो गए थे। इसी बीच एंजेलिक पुलिस के पास जाकर माइक के जरिए सभी लोगों को बताती है कि उसने बर्नबास की वह बात सुनी थी जिसमें उसने डॉक्टर जूलिया के मर्डर की बात कबूल की थी। वह पुलिस को यह भी बताती है कि बर्नबास एक कातिल है और उसके घर वाले भी गुनहगार हैं, क्योंकि उन्होंने यह सब छुपाने की कोशिश की। इसके बाद एंजेलिक पुलिस को लेकर कॉलिनवुड पहुंच जाती है। वहां बर्नबास सामने आकर सबके सामने एंजेलिक के गले पर हमला कर देता है और उसे काटता है, लेकिन एंजेलिक को कुछ भी नहीं होता। वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बर्नबास को दूर फेंक देती है। यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि यह दोनों वैम्पायर हैं। इस स्थिति को देखकर पुलिस भी सतर्क हो जाती है और सभी टाउन के लोगों को वहां से तुरंत जाने का आदेश देती है। इसके बाद बर्नबास और एंजेलिक के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। इतने में एलिजाबेथ एक बंदूक लेकर एंजेलिक पर फायर करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वह दोबारा से खड़ी हो जाती है और अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके हवेली की चीजों को जीवित कर देती है। वह एक सांप को एलिजाबेथ पर अटैक करने के लिए भेजती है और हवेली में चारों तरफ आग लगा देती है। फिर एक पुतले की मदद से बर्नबास को जकड़ लेती है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि एंजेलिक ने अपनी जादुई शक्तियों से कैरोलिन को एक खूंखार वुल्फ में बदल दिया था। कैरोलिन सामने आकर एंजेलिक पर टूट पड़ती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन एंजेलिक अपनी ताकत से उस पर भारी पड़ती है और कैरोलिन को मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद एंजेलिक बर्नबास के पास जाकर उसे मारने वाली होती है। वह कहती है, मैंने तुम्हारा सब कुछ तबाह कर दिया और डेविड की मां डूबकर नहीं मरी थी, बल्कि मैंने ही उसे मारा था। तभी वहां डेविड आकर कहता है, उसे छोड़ दो, नहीं तो मेरी मां तुम्हें मार डालेगी। इसी दौरान हम देखते हैं कि डेविड की मां की आत्मा सामने आती है और अपनी शक्ति से एंजेलिक पर हमला कर देती है। एंजेलिक बड़े से झूमर से टकराकर गिर जाती है। इसके बाद बर्नबास भी उस पुतले की जकड़ से छूट जाता है और सबको बाहर जाने के लिए कहता है। फिर वह एंजेलिक के पास जाता है और उसे समझ आता है कि एंजेलिक जैसी चुड़ैल का अंत इस झूमर के टूटने से होना था। अब देखते ही देखते एंजेलिक की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम विक्टोरिया को देखते हैं, जो उसी चट्टान की ओर जा रही होती है जहां से गिरकर जोसेट ने आत्महत्या की थी, क्योंकि वह जान चुकी थी कि बर्नबास एक वैम्पायर है और एक साधारण इंसान और एक वैम्पायर कभी एक नहीं हो सकते। अब बर्नबास उसे ढूंढते हुए जल्दी से उस चट्टान पर पहुंच जाता है और गिरने से पहले उसे पकड़ लेता है, पर वह कहती है, हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते, क्योंकि मैं एक साधारण इंसान हूँ। अब एक ही रास्ता है, तुम मुझे भी अपनी तरह वैम्पायर बना दो। लेकिन बर्नबास इस बात के लिए राजी नहीं होता। इसके बाद विक्टोरिया उस चट्टान से नीचे गिर जाती है। उसे बचाने के लिए बर्नबास उससे पहले उसे काट लेता है, जिससे विक्टोरिया नीचे गिरने के बाद भी नहीं मरती, बल्कि वह भी एक वैम्पायर बन जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे हो गए हैं और हमेशा एक साथ रहेंगे। कहानी के आखिर में हमें समुद्र की गहराई में डॉक्टर जूलिया की लाश दिखाई जाती है, जिसकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि बर्नबास ने उसे काट कर मारा था, जिससे वह भी एक वैम्पायर बन चुकी थी। और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे एक और मजेदार कहानी के साथ।